आज भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मैंने जितना भगत सिंह को पढ़ा और समझा है वो चाहता हूँ कि 1-2 मिनट में आपको बताऊँ। तो ये सीरीज़ की दूसरी किताब है। पहली किताब वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो था। ये दूसरी किताब है जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। वाई आई एम एन एथिस्ट में आप मतलब उनके अलग अलग तर्कों को वो बताएं कि वो भगवान पे आस्था विश्वास क्यों नहीं रखते हैं। तो वहाँ पे वो 2 महीने की बच्ची के साथ रेप का एग्जाम्पल देते हैं और भारतीय दंड विधान को सुधारने के परिप्रेक्ष्य में पूर्व जन्म के कर्म के फल को भी तर्क को भी काटते हुए, सारे तर्कों को काटते हुए, वैदिक तर्कों को काटते हुए वो ये बताएं कि वो क्यों मानते हैं कि भगवान नहीं है और वो नास्तिक क्यों है। ये वाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह का किताब जो सीरीज का पहला किताब है वो है। ये दूसरा किताब है जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। इसमें उनका मतलब इतना बढ़िया परिप्रेक्ष्य वो बताए हैं। तो ये शुरू ही होता है इससे कि तुझे ज़िबाह करने की खुशी, मुझे मरने का शौक, मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे सैयद की है। Slaughtering makes you happy and I crave to die. Me and my killers have the same desire. तो ये बीच में का उनका एक वो शायरी है उर्दू में जो लिखे थे ओरिजिनली, उसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है रोमन में। मोस्टली ये डायरी वो इंग्लिश में ही लिखे हैं। वो पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। और जब वो जेल में थे तो वो मतलब और बहुत मतलब जो फॉरेन ऑथर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। तो वो उनको जो भी अच्छा लगता था वो डायरी में कोट करते जाते थे, लिखते जाते थे। तो वो बहुत चीज़ पे, हर चीज़ पे बोले। वो हार्डकोर मार्क्सिस्ट थे, तो वो सोसाइटी पे, सिविलाइजेशन पे, सोशलिज्म पे उनका मतलब बहुत अच्छा विचार था। एक तरफ वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं करते थे लेकिन प्रेज करते थे। उनका आइडियोलॉजी, उनका मानना था कि हाँ, अगर मतलब जो जन चेतना को जगाने का जो तरीका है वो गांधी जी का ही तरीका है, उसी से हम लोग को अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। वो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस को रेबल बोलते थे, उनके द्वारा ऐसा बोला जाता, कोट करते थे, वो रेबल बोलते थे सुभाष चंद्र बोस को। वहीं दूसरी तरफ वो जवाहरलाल नेहरू को रिवॉल्यूशनरी बोलते थे। तो मतलब वो बोलते थे कि बहुत ज़्यादा इमोशंस पे ये मतलब काम करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और वहीं मतलब बहुत ज़्यादा थिंकिंग और एक कलेक्टिव प्रोग्रेस को लेके चलते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो वो ऐसे ही अलग अलग कोट करते थे। अभी तो आप प्रोपेगेंडा में बहुत कुछ सुनते होंगे, लेकिन अगर आप पढ़े सही से भगत सिंह को तो आपको पता चलेगा कि उनका मतलब लाइन ऑफ थॉट कितना बहुत मतलब प्रोग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा, उस समय के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। तो वो अलग अलग चीज़ पे बोलते थे। जैसे वो डेफिनेशन ऑफ अ गुड गवर्नमेंट पे क्या बोले, गुड गवर्नमेंट कोट किए हैं हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन को कि गुड गवर्नमेंट कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। जो अभी लोग को लगता है कि अरे बहुत अच्छा सरकार है, कितना भी अच्छा सरकार क्यों ना हो, सेल्फ गवर्नेंस को वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। मतलब वो अच्छा नहीं होगा सेल्फ गवर्नेंस से। We are convinced that there is only one form of government, whether it may be called, namely where it ultimate control is in the hands of people। चाहे उसको कुछ भी बोला जाए लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल पीपल के ही हाथ में होगा। अर्ल ऑफ बेल्फोर को कोट किए हैं। मैरिज पे उनका थॉट्स है, एक तो वो पहले बताएं इवोल्यूशन में कि सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन, 3 ये स्टेजेस है इवोल्यूशन का। सेवेजरी में जब हम लोग केव्स में रहते थे वहाँ का है, बार्बरिज्म में आया मतलब सेवेजरी में ही, फिर धीरे धीरे सेवेजरी का वो बाई प्रोडक्ट बोल लो या फिर एंड प्रोडक्ट बोल लो, एक वो था कि लैंग्वेज का डेवलप होना। बार्बरिज्म में आया हंटिंग, फार्मिंग, वो सब आया, रेजिंग, एग्रीकल्चर, ये सब आया। और सिविलाइजेशन में फिर हम लोग नेचुरल आर्ट और कल्चर डेवलप किए। तो वही सेवेजरी में उनके हिसाब से ग्रुप मैरिज था, बार्बरिज्म में पेयरिंग ऑफ फैमिली हुआ, और वही सिविलाइजेशन में मोनोगैमी था सप्लीमेंटेड बाय अडल्ट्री एंड प्रोस्टिट्यूशन। Between pairing of family and monogamy, in the higher stage of barbarism, the rule of men over female slaves and polygamy is inserted। तो उसको insert किया गया polygamy को बाद में। Defects of marriage में बोले especially a long engagement, it is in 9 cases out of 10 a perfect training school of adultery। तो marriage को वो perfect training school of adultery बता दिए हैं 9 out of 10 cases में। तो बहुत ही मतलब अलग उनका वो था, विचारधारा था। सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन एंड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पे भी वो बोले हैं कि फीमेल के लिए तो मोनोगमी अनिवार्य कर दिया गया कि एक ही पुरुष से शादी करेगी। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास वेल्थ नहीं था, तो मेन के पास वेल्थ था। वो अपना वेल्थ, क्योंकि धीरे धीरे वेल्थ एक्यूमुलेट हो जा रहा था कुछ ही हैंड में, तो वो लोग बोलता था कि हाँ अभी फीमेल मोनोगमी करेगी तो हम अपना वेल्थ को जो डिसेंट में देंगे, इनहेरिटेंस में, तो वो उस बच्चा को देंगे। तो वहाँ पे क्योंकि मेन के पास ही वो था, वेल्थ था, इसलिए वो आराम से पॉलीगेमी कर लेता था, और फीमेल नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके पास तो वेल्थ था नहीं। तो वही वो बोले कि जैसे ही ये वाला
बायस खत्म होगा, फिर फीमेल पॉलीगैमी भी नॉर्मल हो जाएगा। रिलीजन पे उनका थॉट बहुत ज़्यादा, मतलब अभी के टाइम पे भी आपको कुछ याद आएगा, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था उदयनिधि स्टालिन वाला, जो वहाँ के सीएम है एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो बयान दिए थे वो आपको याद आ जाएगा, ये सुनिए। माई ओन व्यूज ऑफ रिलीजन इज दैट ऑफ लुक्रीशियस। I regard it as a disease born out of fear and as a source of untold misery to the human race. उनके हिसाब से रिलीजन एक लुक्रीशियस चीज़ था, जो कि एक डिजीज वो कोट किए हैं कि इट इज़ अ डिजीज बॉर्न आउट ऑफ फियर, भय के द्वारा पैदा हुआ एक बीमारी है रिलीजन। और इसी चीज़ को उदयनिधि स्टालिन वहाँ पे क्या कोट कर दिए थे, अच्छा ये भी कोट है किनका, बर्टन रसल का, वो कोट किए हैं भगत सिंह, और उसको उदयनिधि स्टालिन कोट कर दिए थे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक डिजीज है, डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दिए थे उसको। तो यही दिक्कत होता है कम पढ़ने का। आप एकदम नहीं पढ़े हो वो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े हो तो आप बोलो, लेकिन अगर आप कम पढ़ते हो तो आप ऐसे ही फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है। आप एज अ कलेक्टिव, जैसे यहाँ पे एज अ कलेक्टिव रिलीजन को ही डिजीज बताया गया, आप अगर किसी एक धर्म को वहाँ पे सनातन धर्म को या किसी भी एक धर्म को ला के बोल दोगे तो आप गाली खाओगे, वो चीज़ हो जाता है। फिर बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म पे वो बात की है कि बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म क्या होता है। वहाँ पे ब्रिटिश लेबर पार्टी को मतलब वो एक तरीके से बताए हैं, लेकिन होता क्या बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, इट इज गवर्नड और क्रश डाउन, जिसके ऊपर गवर्नेंस किया जा रहा है उसी को क्रश कर दिया जा रहा है। दे बिकेम सब्जेक्ट्स हु ओबेज नॉट सिटीजन हु एक्ट। वो लोग सब्जेक्ट बन जा रहा है, जो कि जो बोल रहा है कि हाँ भाई वो ये पर्टिकुलर नेता ये चीज़ बोल रहा है तो ये सही ही है, तो वो ओबे कर रहे हैं उसको, वो एक्ट नहीं कर रहे सिटीजन की तरह। वो चीज़, देयर लिटरेचर, देयर आर्ट, देयर स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन गो। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका हम बात कर रहे हैं। बाकी मॉब रिटेलिएशन, मोनार्की, नेचुरल सिविल राइट पे बहुत अच्छा बोले हैं वो, कुछ पे बोले हैं, कुछ पे कोट किए हैं। राइट ऑफ लेबर पे कोट किए हैं, हुएवर प्रोड्यूसेस एनीथिंग बाय वेरी लेबर डज नॉट नीड रेवलेशन फ्रॉम द हेवन टू टीच हिम दैट ही हैज अ राइट टू द थिंग प्रोड्यूस। मतलब जो जिस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, किसान ही अनाज उगा रहा है और उसको भूखे मर जा रहा है किसान, तो मतलब इससे खराब चीज और क्या हो सकता है कि जो चीज उत्पन्न कर रहा है उस पर भी उसका राइट नहीं है, उस पर भी कोई गॉडली आदमी आके बताएगा कि हाँ ये चीज पे तुम्हारा अधिकार है। जो जंगल पे रह रहा है आदिवासी को ही जंगल का अधिकार नहीं है। अडानी मतलब बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को जितना माइनिंग करना है उसका अधिकार दे दिया जा रहा है। तो उसी चीज पे बोले कि जो जिस चीज का उत्पादन कर रहा है कम से कम उस चीज पे तो उसका अधिकार मतलब किसी और से पूछने का ही जरूरत नहीं है। एनार्किस्ट पे बोले हैं, मोरालिटी पे इतना अच्छा बोले कि मोरालिटी एंड रिलीजन आर बट वर्ड्स टू हिम हु फिशेस इन गटर्स फॉर द मीन्स ऑफ सस्टेनिंग लाइफ एंड क्राउचेस बिहाइंड बैरल्स इन द स्ट्रीट फॉर शेल्टर फ्रॉम द कटिंग ब्लास्ट ऑफ विंटर नाइट्स। कि जिसके पास खाने पीने रहने को ही नहीं है उसके लिए मोरालिटी और रिलीजन क्या है। फ्रीडम पे वो जेम्स रसल लोवेल को का पोएम एक लिखे हैं, तो उस पर हम एक स्टैंजा उसका रीड करना चाह रहे हैं कि दे आर स्लेव्स हु फियर टू स्पीक फॉर द फॉलन एंड द वीक, दे आर स्लेव्स who will not choose hatred, scoffing and abuse rather than in silence straying from the truth they need must think. They are slaves who dare not to be in the right with 2 or 3. कि जो कम आदमी के साथ उनके सही होने पर भी साथ नहीं आते हैं, they are slaves. Inventions पे बोले हैं, free thought पे if there is anything that cannot bear free thoughts let it crack. मतलब एकदम हार्ड कोरिज्म पे थे कि यस आई एम अ मार्क्सिस्ट, वैसा वाला उनका वो था, विचारधारा था। लोअर क्लास, while there is a lower class I am in it, while there is a criminal element I am in it, while there is a soul in jail I am not free. One against all पे बोले हैं कि जो अभी का सोशल ऑर्डर है इतना ज़्यादा रिडिकुलस है कि उसमें हमेशा एक पोर्शन जो है वो पूरे के खिलाफ रहता है। कोई भी एक पोर्शन हो वो पूरे के खिलाफ रहता है। वो चाहता है कि उसका इंटरेस्ट और उसका फॉर्च्यून काम करे, बाकी लोग का मिसफॉर्च्यून हो। तो जैसे कि लॉयर्स चाहता है कि लिटिगेशन बड़ा सूट्स फाइल हो मतलब अमीर लोग के द्वारा, फिजिशियन चाहता है कि बीमार हो आदमी तभी तो उसका वो बढ़ेगा, सोल्जर चाहता है कि वॉर हो ताकि उसको प्रमोशन मिले, उसका जॉब बचे रहे। वैसे ही मोनोपोलिस्ट और फोर स्टॉकर्स चाहता है कि भुखमरी आए तब तो वो दाम को डबल ट्रिपल कर देगा स्टॉक करके। वैसे ही कारपेंटर, मैसून, आर्किटेक्ट सब चाहता है कि विद्वांस हो, हर कोई यही चाह रहा है ताकि उसको उसका जॉब का अपॉर्चुनिटी, उसको साधन का कभी कमी ना हो। तो ये चीज़ एज अ कलेक्टिव सोसाइटी का प्रोग्रेस कोई चाह ही नहीं रहा है इंडिविजुअल लेवल पे और ना ही सोसाइटी लेवल पे, तो उस पर वो बोले हैं।
चैरिटी पे वो बोले कि चैरिटी ट्वाइस कर्स है. इट हार्डन्स हिम दैट गिव्स एंड सॉफ्टन हिम दैट टेक्स. इट डज मोर हार्म टू द पुअर देन द एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज इट मेक्स them willing to be exploited. It breeds slavishness, which is moral suicide. The only thing, तो मतलब वो बोल रहे हैं कि ये तो स्लेव का एक भाव ला देगा जो कि मॉरल सुसाइड हो जाएगा एक तरीके से, कि हाँ जो मेरा एक्सप्लॉइट कर रहा है वो मेरे को और एक्सप्लॉइट करने दे चैरिटी के नाम पे. तो ये चीज़ आजकल हो रहा है, दिख भी रहा होगा सोसाइटी में. दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुजार दे. सजा कर मैयते उम्मीद नाकामी के फूलों से किसी हमदर्द ने रख दी मेरे टूटे हुए दिल पे. तो ऐसे ही मतलब बहुत सा चीज़ मतलब बहुत अच्छा चीज़ इसमें लिखे हुए हैं. ये बुक मेरे को लॉली दी थी. तो इसका एक पहला वाला बुक जो हम खुद आज से करीबन 6 या 7 साल पहले पढ़े होंगे, वाई एम एन एथिस्ट. ये दूसरा बुक अभी हमको 4 या 5 महीने पहले मेरी बैचमेट लॉली दी थी, तो ये पढ़े. और अभी कुछ बचा भी है इसका, कुछ पन्ने इसके बचे भी हैं, ये पढ़ेंगे. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ज़रूर पढ़िएगा. जितना बार आप इसको पढ़ेंगे उतना बार कुछ नया चीज़, मतलब एकदम दिमाग अलग तरीके से रिवायर होगा. इतना हिडन एलिमेंट है ना कि मतलब हमको तो इसको 5% भी नहीं समझ में आया और एकदम हमको एकदम बहुत अच्छा लगने लगा ये बुक. तो दैट्स ऑल.